तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के 15 क्वेश्चंस पक्के होने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 3rd और 4th की जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे क्लास 5 के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। तो ये क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, रोज़ शाम 6 बजे एनसीईआरटी जो थ्योरी क्लास होती है, जो पेपर 1 के लिए आपके है, वो आपको कराई जा रही है, जो 5 वीडियो में पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा दी जाएगी। अगर आप लोग वो थ्योरी वाली क्लास देख के जाते हैं तो आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आप लोग 6 बजे वाली जो क्लास होती है उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। रोज़ शाम 6 बजे 5 दिन लगातार वो क्लास देख लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। जो छोटी माता होती है और जो रेबीज रोग होता है उसका क्या कारण होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिए। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए थे, अब हम बात करेंगे उसके आगे। तो चलिए बताइए कि छोटी माता जो होती है वह और रेबीज रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 है वायरस, ऑप्शन नंबर 2 है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोटोजोआ, और ऑप्शन नंबर 4 है निमेटोड। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया है रहेगा बिल्कुल सही। छोटी माता और जो रेबीज रोग होता है यह वायरस से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोग का समुच्चय है। आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से वह कौन सा विकल्प है जिसमें सारे रोग मच्छरों से होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हैजा, डेंगू, मलेरिया, ऑप्शन नंबर 2 है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 है चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर 4 है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। चलिए निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प हो जाएगा जिसमें सारे मच्छरों से फैलने वाले रोग का समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जो होता है, यही 2 रोग जो होते हैं यहाँ पे इन ऑप्शंस में से यही 2 रोग जो है डेंगू से होते हैं, मच्छरों से होते हैं। देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, महिलाओं के रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्य जो मात्रा होती है वह कितनी होती है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे पारस नहीं, सामान्य मात्रा पूछा जाएगा। चलिए बताइए, जो महिलाएं होती हैं उनके रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए और सही से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा हुआ है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। चलिए बताइए, किसी रोगी को अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। दूसरा ऑप्शन है गुड़, नींबू, मटर। तीसरा ऑप्शन है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़। और चौथा ऑप्शन है चावल, चीनी और आंवला। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दीजिए। चलिए बताइए, क्या इसका आंसर सही हो जाएगा। तो सभी को पता होगा, जो हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ होता है, इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए बताइए, वह कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से
रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन के, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतीय रूप से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतीय रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है लोहा, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। ऑप्शन नंबर 2 है लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। ऑप्शन नंबर 3 है मच्छर, डेंगू, लोह और गुड़। ऑप्शन नंबर 4 है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर दीजिए। तो अगर आप लोग क्वेश्चंस को सही से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप लोगों को देने में आसानी हो जाएगी। लिखा हुआ है कौन सा समूह आपस में निकटतीय रूप से संबंधित है। तो जो लोह है यह हीमोग्लोबिन से कनेक्टेड होता है और एनीमिया जो होती है वह आंवला से कनेक्टेड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बाकी इनमें जो है क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें यहाँ पे कॉमा लगा होना चाहिए था, इसमें कॉमा नहीं लगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है स्कर्वी, तीसरा ऑप्शन है रतौंधी और चौथा ऑप्शन है रेबीज। इनमें से कौन सा एक अलग समूह से संबंधित है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह वायरस से संबंधित है, बाकी सारे विटामिन से संबंधित थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 लिखा हुआ है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। चलिए बताइए। एक डॉक्टर है, वह मरीज को दवाइयाँ लिखता है और साथ में ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। तो वह जो मरीज है वह किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। 58 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लिया होगा ये बिल्कुल सही, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की जो एनीमिया होती है उनमें इन सब चीज़ों को खाने के लिए बताया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है। चलिए बताइए, जो माउंट एवरेस्ट है उसका नेपाली नाम क्या है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं। क्या उसको उत्तर काशी बोलते हैं, क्या उसको रोहतांग बोलते हैं, क्या उसको सागर माथा बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर दीजिए। तो जो माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है उसे सागर माथा बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, सभी को पता ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ है नीचे दिए गए कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। जो माउंटेनियरिंग होती है उसमें ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, ये कोई बात नहीं है, आप पीछे से भी लीड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो चल नहीं पाएगा अगर उसको आप रुकने के लिए बोल देंगे तो वह पीछे छूट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, तो ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। ऑप्शन नंबर ई है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, तो ये भी इसका सही हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 60 का ए, डी और ई जिसमें होगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 61, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चलिए बताइए। इसके बारे में हम लोगों ने कल की जो थ्योरी वाली क्लास हुई थी उसमें बात की है। जो कल शाम 6 बजे थ्योरी वाली क्लास हुई थी इसमें हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा जो रोनाल्ड रॉस थे उन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 में दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, एनीमिया का उपचार है। जो एनीमिया होती है उसका उपचार क्या है ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है गुड़, दूसरा ऑप्शन है आंवला, तीसरा ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियां और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। चलिए बताइए एनीमिया का ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि जिस रोगी को एनीमिया रोग होता है उसे डॉक्टर गुड़, आंवला तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 लिखा हुआ है उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह कौन सी बीमारी है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर 2 है मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 है चिकनगुनिया और ऑप्शन नंबर 4 है डेंगू। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिए एक बार। तो सभी को पता होगा जो मलेरिया होती है उसके ये लक्षण ऊपर लिखे हुए हैं। तेज ज्वर के साथ में कपकपी और जिसका उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है जिसे कुनैन बोलते हैं। कुनैन नामक दवाई बनती है। सिनकोना वृक्ष जो होता है उसकी छाल से कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है। पहले क्या होता था, पहले इसकी छाल को कूट कर पिलाया जाता था। इसकी छाल को पीस दिया जाता था, फिर जिसको जो रोगी होता था उसको पिला दिया जाता था। लेकिन अब इसकी छाल की टैबलेट्स वगैरह बनने लगी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। चलिए बताइए जो माउंट एवरेस्ट है वह किसका भाग है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत का, ऑप्शन नंबर 2 है तिब्बत का, ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर 3 है नेपाल का, ऑप्शन नंबर 4 है म्यांमार का। चलिए बताइए जो माउंट एवरेस्ट है वह किसका भाग है? आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। सभी को पता होगा जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल का एक भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर नंबर 3 जिसने भी किया हो रहेगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 लिखा हुआ है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि। तो चलिए बताइए मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तालाब वगैरह होते हैं जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पे तेल इसलिए डाला जाता है क्योंकि तेल जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को कट कर देता है जिससे प्रजनन थम जाता है। प्रजनन थम जाएगा तो बच्चे नहीं होंगे तो मच्छर नहीं होंगे और जब मच्छर नहीं होंगे तो उनसे फैलने वाले रोग भी नहीं होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 लिखा हुआ है एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? चलिए बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो आप लोगों को बताना है। एक पर्वतारोही अगर है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें से क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दीजिए। तो एक पर्वतारोही के लिए ऑक्सीजन किट ले जाना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सभी को पता है ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। ऑप्शन नंबर 2 है, रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 है, मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर दीजिए। सबसे सटीक आंसर आप लोगों को चूज करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक और सबसे सही है। चलिए 67 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया होगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही। मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। कई सारे लोग इसका ऑप्शन नंबर 1 लगा रहे होंगे, जो कि इसका बिल्कुल गलत है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। तो आप लोग ये बताइए कि जो मलेरिया का रोगी होगा उसे पहले किसी मच्छर ने नहीं तो काटा होगा, तभी तो उसको मलेरिया हुआ होगा। तो ये कथन बिल्कुल असत्य हो जाता है। और आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 4 सही माना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए बताइए, नीचे 4 ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आंवला पालक आलू। ऑप्शन नंबर 2 है आंवला आलू मटर। ऑप्शन नंबर 3 है बंद गोभी भिंडी गुड़। और ऑप्शन नंबर 4 है आंवला पालक गुड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा आंवला पालक और गुड़ में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है। ये क्वेश्चंस बार बार इसलिए हमने यहाँ पे लगवाया है क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों का सीटेट में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए बताइए। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा देखते ही। तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी सही से नहीं दिखाई दे रही है तो आप लोग राइट साइड में 3 डॉट्स बने होंगे, उस पर क्लिक करके अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। आरती के पास एक पोस्टर है जिसमें रोग से संबंधित रोकथाम की निम्नलिखित सावधानियां लिखी हुई हैं जिसे वह पढ़ रही है। पहला लिखा हुआ है अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। दूसरा लिखा हुआ है पानी के बर्तनों कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा लिखा हुआ है यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। तीसरा लिखा हुआ है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो ये जो चारों पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये किसके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं ये आप लोगों को बताना है। 4 पॉइंट्स जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं यह निम्नलिखित में से किस बीमारी के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है टाइफाइड और हैजा। ऑप्शन नंबर 2 है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। ऑप्शन नंबर 3 है चेचक और मलेरिया। और ऑप्शन नंबर 4 है डेंगू और आई फ्लू। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया है वो जाएगा बिल्कुल सही। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है वह मच्छर के काटने से फैलता है और उसी के बारे में ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे। ध्यान रखिएगा नीचे जो लिखा हुआ है आई फ्लू ये मच्छर के काटने से नहीं होता है और चेचक मच्छर के काटने से नहीं होता है और टाइफाइड या हैजा ये भी नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन है
यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा ऑप्शन है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तीसरा ऑप्शन है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। और चौथा ऑप्शन है यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। चलिए 71 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ये आप लोगों की NCERT के हिसाब से है और आप लोगों को वहाँ पे 8,900 मीटर वाला ही टिक करना है, वहीं आप लोगों का मान्य होगा, वहीं आप लोगों का सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है नासा ने सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाने के बाद यान के बाहर निकलने का चित्र कब जारी किया था। तो मैंने आप लोगों को थ्योरी वाली क्लास में बताया था कि ये जो डेट्स वगैरह हैं इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे बन सकता है, जिसे हमने बना के आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने वहाँ पे आ सकता है। तो सभी को पता होगा, अगर आप लोगों ने हमारी क्लास थ्योरी वाली क्लास अटेंड की है तो आप लोगों को पता होगा जो सुनीता विलियम्स थी उनकी यान से बाहर निकलने की जो तस्वीर थी वह 16 दिसंबर 2006 को प्रकाशित हुई थी, जारी हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 लिखा हुआ है चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए बताइए चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, सभी को पता ही होगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से वह कौन सा समूह है जिन समूह में सारे त्योहारों को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 3 होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, ये जो हैं ये सारे त्यौहार, ये सारे जो दिवस होते हैं ये पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 लिखा हुआ है आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन को चुनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। दूसरा ऑप्शन है यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। तीसरा ऑप्शन है यह तांबे, कॉपर, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। और चौथा ऑप्शन है यह तांबे, कॉपर और टीन का मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को उसका आंसर आई होप पता होगा। तो यह जो है तांबे और टीन का मिश्रण होता है। जो कांसा होता है यह तांबे और टीन का मिश्रण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 लिखा हुआ है असत्य कथन की पहचान करें। पहला ऑप्शन है आदिवासी हजारों साल से कांसे का प्रयोग करते आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट लिखा हुआ है कांसे का निर्माण तांबे और टिन पिघलाकर करते हैं। तो ये भी इसका सही हो जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है कांसे से सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती थीं। तो ये भी इसका सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई असत्य कथन नहीं है, तीनों सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है सुनीता अंतरिक्ष में नामक पाठ के संदर्भ में विचार कीजिए। चलिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है पानी बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता था। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है अंतरिक्ष में हम बाल तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। चलिए बताइए जो कहानी लिखी गई थी सुनीता अंतरिक्ष में, उसमें ये सारे इनमें से कौन सा पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हुए थे, ये आप लोगों को बताना है।
ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को थ्योरी की क्लासेस करनी है जहाँ से ये सारे पॉइंट्स, जहाँ से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग शाम को 6 बजे हमारी जो थ्योरी वाली क्लासेस होती हैं उनको ज़रूर देखिए। 5 क्लासों में पूरी NCERT का निपटारा या निचोड़ करने वाले हैं। उनको अगर आप लोग देख के जाएंगे तो आपका 15 नंबर का जो पोर्शन होता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो 15 नंबर की पेडागॉजी आती है वो हमने पुरानी क्लास में करवा दी है और आपको यहाँ पर भी करवाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। ये सारे कथन सत्य हैं। अंतरिक्ष में एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते हो, और जो पानी होता है वह बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता है, और अंतरिक्ष में बाल हमेशा जो रहते हैं वह खड़े रहते हैं, ऐसा सुनीता विलियम्स ने बताया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? चलिए बताइए, जो गोलकोंडा किला था वह निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर 1 है चोल वंश ने, ऑप्शन नंबर 2 है चालुक्य राजवंश ने, ऑप्शन नंबर 3 है काकतीय राजवंश ने, ऑप्शन नंबर 4 है पल्लव राजवंश ने। चलिए 78 का आंसर दीजिए। गोलकोंडा किले का निर्माण किसने करवाया था? सभी को पता होगा, जो गोलकोंडा था इसके किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 लिखा हुआ है, कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। जो कांसा होता है उसके बारे में ये पॉइंट्स लिखे हैं, इनको पढ़ना है और फिर इसका सही से आंसर देना है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इसे भट्ठी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, आदिवासी लोग, यहाँ पे कांसा होगा, कांसे का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, कांसे की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक टिकाऊ होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 को पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर 1 जो लिखा हुआ है, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है, यह गलत है हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कांसे की बनी हुई वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी हुई वस्तुओं की तुलना में हल्की होती हैं, तो यहाँ पे ये हल्की लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे भारी होना चाहिए था कि भारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हल्की होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कांसे की जो वस्तुएं होती हैं वह एल्युमिनियम की तुलना में भारी होती हैं और टिकाऊ होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी और सी केवल सही है। कौन सा? बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी कांसे के बारे में ही है। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन कौन सी हैं ये आप लोगों को बताना है। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन कौन सी हैं चलिए बताइए। क्या वह तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है? क्या वह तांबा और टिन से मिलकर बना होता है? क्या वह तांबा और लोहे से मिलकर बना होता है? क्या वह एल्युमिनियम और टिन से मिलकर बना होता है? चलिए बताइए, कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो सभी को पता होगा, जो कांसा होता है वह तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो सभी के पास में एक बार, अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास में एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्लास लाते रहते हैं। और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ध्यान रखिए, अगर आप लोगों को इन क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोगों का लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग वहां पे सर्च कीजिए CDP क्वीन हिमांशी मैम, वहां पे आप लोगों को हमारा ग्रुप दिखाई देगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। करीब 1200 लोग उसमें ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी उसमें ज्वाइन हो जाइए और PDF वगैरह को डाउनलोड कर लीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रोज़ शाम 6 बजे
NCERT की जो थ्योरी वाली क्लासेज हो रही हैं आपकी पर्यावरण अध्ययन की, उनको देखना बिल्कुल मत भूलिए। वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं CTET के पेपर में। आप लोग जब पेपर देख के आएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि वह जो क्लासेज हैं वो आप लोगों के लिए कितनी अच्छी थी। तो आप लोग 6 बजे उन क्लासों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और उनको ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।